हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एस्टॉपल। एस्टॉपल जो है हमारा वो डिफ़ाइन है इंडियन एविडेंस एक्ट के 115 से लेकर के 117 में आता है। ठीक है, उसके बाद जो एस्टॉपल है बेसिकली अगर हम उसे लिटरल मीनिंग में अगर समझें या हम कहें नॉर्मल पैरालाइंस में क्या होता है, तो ये एक तरीके का लीगल बार होता है। जैसे कि अगर हमने किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दी, कुछ बोला, तो वो उस बात से तभी एकदम ऐसे नहीं हो सकता कि वो एकदम बोल दे नहीं मैंने तो नहीं बोला। ओके, सो ये एक बेसिक जो है एक नॉर्मल पैरालाइंस में समझने के लिए। अब हम लीगल टर्म्स में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं है एज सच कि एस्टॉपल है क्या। ठीक है, और इसका लीगल इम्प्लीकेशन जो है वो हमने 115 में हम पढ़ेंगे और 115 में ही एक्सप्लेन है। 115, 116, 117 ये तीनों जो हैं ये एस्टॉपल से ही डील करते हैं सेक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्ट्रीन है, ये डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपल जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है 115 से 117 में। ठीक है, और जितना भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट होगा आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और एस्टॉपल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में ये तो मतलब ऐसा है ना, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर। प्रीलिम्स में भी हर बार क्वेश्चन आता है इस पे मोस्टली। एक इसका आता है कि सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्री का इसमें ये क्वेश्चन बनता है। सेकेंडली इसमें ये पूछा जाता है कि इस पे लैंडमार्क केस कौन सा है, तो वो तो पिकार्ड वर्सेस सीजर्स है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो बट चलिए हम इसको थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं कि क्या कुछ है इसमें। तो सबसे पहला जो है वो ये मैक्सिम है जिसपे बेस्ड है, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑर्डिनेंडस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दैट कॉन्ट्ररी एलिगेशंस विल नॉट बी हर्ड। ठीक है, क्या मतलब है, कॉन्ट्ररी एलिगेशंस विल नॉट बी हर्ड। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे समझेंगे। बेसिकली ये बोलता है कि पर्सन विल नॉट बी अलाउड, राइट, पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू प्लीड द कॉन्ट्ररी ऑफ अ फैक्ट और स्टेट ऑफ अ थिंग विच ही हैज़ फॉर्मली asserted by words और by conduct। जो मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था वही बात ये बोल रहा है। ठीक है, कि अगर कोई भी फैक्ट उसने प्लीड किया है फॉर्मली किसी भी तरीके से, तो वो उसको ऐसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, और सेकेंडली ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, और इसका जो प्रिंसिपल है, एस्टॉपल का प्रिंसिपल जो है ये बेस्ड है इक्विटी और गुड कंसाइंस पे। और इसमें यह भी होता है कि अ मैन कैन नॉट एप्रोब्रेट एंड रिप्रोबेट ऑन द सेम टाइम। ठीक है, ये कई बार प्रीलिम्स में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, और इसके अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है एस्टॉपल के। तो एस्टॉपल के बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो है सबसे पहला तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिप्रेजेंटेशन, कि देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो है वो बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन। मतलब एक तो रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, सेकेंडली आपको क्या करना है, जो आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उस पर एक्ट करेंगे। ठीक है, थर्डली जो है वो है रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्टेड अपॉन एंड सेकेंड पार्टी शुड हैव ऑल्टर्ड हिज पोजीशन। जो सेकेंड पार्टी है उसने अपनी पोजीशन जो है वो ऑल्टर की होनी चाहिए। तो ये तीनों जो हैं ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हम कहेंगे, जो कि आप अपने एग्जाम में भी इन तीनों को बहुत अच्छे से मेंशन करो। अब अगर हम इसका जो बैरक लैंग्वेज है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, तो देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है व्हेन वन पर्सन हैज़, ठीक है, बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज किया है और परमिट अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग, कि एक चीज़ पे बिलीव करने के लिए, टू बी ट्रू, कि वो सच है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और उस बिलीफ पे एक्ट करने के लिए नाइदर ही, ना तो वो, और नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव, ना तो वो खुद ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, शैल बी अलाउड, है ना, शैल बी अलाउड। इसको आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि शेल कहाँ यूज़ है, मे कहाँ यूज़ है, और हम बहुत बार ऐसा होता है हम रीड करते करते मे और शेल का स्किप कर देते हैं, तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए।
उसके बाद फिर ये बोलता है कि शैल बी अलाउड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, हमेशा ना आप जब लॉ पढ़ते हैं ना, तो कोशिश कीजिए उनको डेली जो लाइफ है उससे कनेक्ट कीजिए, या जो इलस्ट्रेशंस है उनको पढ़िए, क्योंकि मेनली जो लॉ में है ना, कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है कि हमें देखिए एक चीज़ को बताने का सबका तरीका अलग होता है। अब यही एस्टॉपल कोई कैसे बताएगा, कोई कैसे बताएगा, तो इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलिए देखिए अब ये क्या कहता है। ये बोलता है ए इंटेंशनली और फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड, एक लैंड है जो कि बिलोंग करता है टू ए, एंड देयर बाय इंड्यूस करता है बी को कि तुम ये लैंड खरीद लो और इसके पैसे दे दो। ठीक है, तो लैंड जो है वो आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, वो प्रॉपर्टी बन जाती है किसकी, ए की। ठीक है, पहले तो नहीं थी, फॉल्सली उसने इंटेंशनली ऐसा बिलीव करवाया था बी को, बट जब द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड। अब ए क्या करता है, ए सीक करता है कि आप ये जो सेल है इसको सेट असाइड कर दो, किस ग्राउंड पे, दैट एट द टाइम ऑफ द सेल, कि जिस समय जब ये बेची जा रही थी, इसकी बात हो रही थी, उस टाइम पे ही हैड नो टाइटल, कि उसके पास कोई टाइटल ही नहीं था, है ना। तो ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। तो अब ऐसे थोड़ी आप अभी पहले आपने पूरा बिलीव करा दिया और अब आप कह रहे हो। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है समझने के लिए, इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको पूरा एस्टॉपल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस पे लैंडमार्क केस, आप लोग पिकार्डी वर्सेस सीजर्स बस बिल्कुल आपको ही लिखना है ना। उसके बाद जो है ये, हाँ एक चीज़ और, कि किन किन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। देखो, एक तो ये माइनर के अगेंस्ट कभी नहीं लगता, नो एस्टॉपल अगेंस्ट माइनर। उसके बाद अगर दोनों पार्टीज कोई भी फैक्ट्स जानती हैं, है ना, अगर जैसे कि मान लो दोनों पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज अवेयर हैं, जानकारी है दोनों पार्टीज को, तो उस केस में भी एस्टॉपल नहीं अप्लाई होगा। कोई भी सॉवरेन एक्ट हो गई, लेजिस्लेटिव एक्ट्स हो गए और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स हो गए, इनके अगेंस्ट भी नहीं लगता है एस्टॉपल। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा सा काइंड्स भी देख लेते हैं इनकी, क्या क्या होता है काइंड्स में। सबसे पहले तो होता है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको बेसिकली हम ये भी समझते हैं कि इसको हम ना एस्टॉपल बाय जजमेंट भी समझ सकते हैं, वो भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रिजल्ट होता है एक तरीके का फाइनल डिसीजन और जजमेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट का, है ना। और ये एक तरीके का एप्लीकेशन भी है रेस जुडिकाटा का। देखिए, अब ऐसे ना कनेक्शन करके पढ़िए आप लोग, है ना। अब रेस जुडिकाटा हमने यहाँ पढ़ा, तो अब हम देखेंगे कि रेस जुडिकाटा कहाँ डिफाइन है। तो कहाँ डिफाइन है बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। तो ऑब्वियसली ये सभी को ही पता होगा, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में आता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा एस्टॉपल बाय डीड। तो अब ये क्या है, ये कहाँ पे, ये मोस्टली ये एक तरीके का बाहर का है ना, फॉर्मली जैसे कि एग्जीक्यूट करते हैं सेल डीड, और उसमें आप प्रिक्लूड नहीं कर सकते, जो हमें फॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेल डीड, ये सब जो है ये होता है एस्टॉपल बाय डीड। ठीक है, उसके बाद एक आता है एस्टॉपल बाय पायस और बाय कंडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बेसिकली कि मीन्स इन कंट्री, मतलब कि एक तरीके का ना, जैसे कि कोई भी कंडक्ट से आप कुछ करते हैं, कोई भी मैटर ऐसा आपकी एक्ट के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू जो हो रहा है, जैसे कोई इंसान ऐसी पोजीशन कुछ होल्ड करता है तो उस पर उसने कुछ बोल दिया, तो वो एस्टॉपल बाइंड हो जाता है इससे। ठीक है, और करीब करीब आई थिंक ऑलमोस्ट हमने एस्टॉपल के बारे में कर लिया है। और अगर कुछ आपको लगता है एस्टॉपल के बारे में, यू नीड टू नो मोर, तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट इतना इज़ सफिशेंट, ऑलमोस्ट हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं इसके, है ना। और बाकी अगर कुछ रहता है, आपको लगता है कि हमें और फर्दर करना है इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच।